हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं गुप्त वंश का इतिहास पार्ट 3। तो पार्ट 3 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त और कुमारगुप्त द्वितीय के इतिहास के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था गुप्त वंश का प्रारंभिक इतिहास और सिमुक के बारे में मैंने पढ़ाया था। पार्ट 2 में मैंने आपको पढ़ाया था समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का इतिहास। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए आप उन वीडियोस को देखिए ताकि गुप्त वंश का जो प्रारंभिक इतिहास है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पीडीएफ आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की सभी मिला के मैं पार्ट 4 में आपको देने वाला हूं, जो कि इसके बाद अगला वीडियो होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं गुप्त वंश का इतिहास पार्ट 3। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। कुमारगुप्त का इतिहास, तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। कुमारगुप्त का शासनकाल 415 से 455 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए 415 से 455 ईस्वी के मध्य कुमारगुप्त का शासनकाल माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने यहाँ पर 415 की जगह 412 या फिर 414 लिखा हुआ है और 455 की जगह 454 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब शासनकाल की बात आती है तो कुछ इतिहासकार जो हैं वो आगे पीछे 1-2 साल लिख देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 415 से 455 ईस्वी वाला लिखा हुआ है। कुमारगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय और माता का नाम ध्रुव देवी था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुमारगुप्त के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय, और माता का नाम ध्रुव देवी था। कुमारगुप्त ने श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त को उनके स्वर्ण सिक्कों पर गुप्त कुलामल और गुप्त कुल व्योमससी कहा गया है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि स्वर्ण सिक्कों पे कहा गया है ये। तो स्वर्ण सिक्कों पे क्या कहा गया है, गुप्त कुलामल और गुप्त कुल व्योमससी, ये कहा गया है स्वर्ण सिक्कों पे। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण गुप्त काल की अपेक्षा कुमारगुप्त के शासनकाल में सबसे अधिक अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया गया था। देखो यहां पर कहने का मतलब है कि पूरे गुप्त काल में जितने अभिलेख नहीं बनवाए गए उनमें सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के शासनकाल में बनवाए गए थे। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि उत्कीर्ण करवाए गए थे, उनको लिखवाया गया था। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि पूरे गुप्त काल में भी जितने अभिलेख नहीं उत्कीर्ण करवाए गए उससे अधिक अभिलेख केवल कुमारगुप्त के शासनकाल में उत्कीर्ण करवाए गए थे। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित वयाना नामक स्थान से उत्खननकर्ताओं को गुप्तकालीन मुद्राओं का ढेर मिला था, जिसमें मयूर शैली की मुद्राएं सबसे अधिक थी। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि राजस्थान का एक भरतपुर जिला है जो कि आगरा के पास है। तो वहां पे एक स्थान है, वयाना नाम का स्थान है। तो वहां से गुप्त काल की कुछ मुद्राओं का ढेर मिला था उत्खननकर्ताओं को, और इनमें से जो अधिकतर जो मुद्राएं थी वो मयूर शैली की थी। तो ये आपको जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। कुमारगुप्त के द्वारा जारी की गई कुछ मुद्राओं पर अश्वमेघ महेंद्रा लिखा हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन भी करवाया था। देखिए यहाँ पर कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई थी उत्खननकर्ताओं को, तो कुछ मुद्राओं पर अश्वमेघ महेंद्रा लिखा हुआ था। तो इससे ये अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था। अगर आपको अश्वमेघ यज्ञ के बारे में जानना है तो उत्तर वैदिक काल वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो सारी जो जानकारी है मैंने उस वीडियो में बताई हुई है। तो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये अश्वमेघ के बारे में सही से पता चल जाए। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कुमारगुप्त के द्वारा ही विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था, जो एक बौद्ध विश्वविद्यालय था जिसमें बौद्ध धर्म के अलावा जैन और सनातन धर्म की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। तो थोड़ा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुमारगुप्त के द्वारा ही एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, आपने नाम सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय का। नालंदा, इसको नालंदा कहते हैं लेकिन नालंदा इसका सही और वास्तविक नाम था। नालंदा का मतलब होता है कमल का फूल, ठीक है, आपको ये याद रखना है यहाँ पर। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कुमारगुप्त ने अपने शासनकाल में करवाया था और ये एक बौद्ध विश्वविद्यालय था। और इसमें बौद्ध धर्म के अलावा जैन धर्म और सनातन धर्म यानी कि सभी धर्मों की शिक्षा प्रदान की जाती थी और देश विदेश से यानी कि विदेशों से भी यहाँ पर जो छात्र थे वो पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को एक मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया था और सभी ब्राह्मण शिक्षकों तथा बौद्ध जैन आचार्यों की हत्या कर दी गई थी, जिसका उल्लेख मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक तबकात-ए नासिरी में किया गया है। तो चलिए अब यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को एक आक्रमणकारी था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जो ऐबक का सेनापति भी माना जाता है, लेकिन ऐबक का सेनापति वो नहीं था। जब नालंदा विश्वविद्यालय को उसने ध्वस्त कर दिया था, इसके बाद ऐबक ने उसे अपना सेनापति बनाया था, लेकिन उससे पहले वो नहीं था सेनापति। जब उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था तब वो सेनापति नहीं था। तो जब वो नालंदा विश्वविद्यालय में गया तो वहां की जो शिक्षा पद्धति उसने देखी तो सबसे उच्च स्तर की शिक्षा पद्धति थी। तो उसने क्या किया कि सभी ब्राह्मण शिक्षकों को कत्ल करवा दिया और बौद्ध और जो जैन आचार्य थे उनकी भी हत्या करवा दी थी। और इसका पूरा पूरा उल्लेख मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक तबकात-ए नासिरी में किया गया है। देखिए, तबकात-ए नासिरी को मैंने पढ़ा है, इसके अध्याय 23 में ये सारा विवरण दिया गया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, तबकात-ए नासिरी को। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात-ए नासिरी के अनुसार बख्तियार खिलजी ने बौद्ध, जैन और सनातन धर्म के सभी प्राचीन ग्रंथों को जलवा दिया था। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि सारे ब्राह्मण शिक्षक, बौद्ध और जैन आचार्यों की हत्या करवा दी गई थी। तो वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें प्राचीन ग्रंथ रखे हुए थे, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के और सनातन धर्म के। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था कि ढूंढ ढूंढ के सारे ग्रंथों को जलवा दिया गया था। और ऐसा माना जाता है कि इतने सारे ग्रंथ थे कि 3 महीने तक उसकी आग नहीं बुझी थी। कुमारगुप्त के शासनकाल 450 ईस्वी के आसपास में मगध पर पुष्यमित्र जाति के लोगों ने आक्रमण कर दिया था, जिसका मुकाबला करने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था। देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है, पुष्यमित्र सुंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पुष्यमित्र एक जाति थी, उसने 450 ईस्वी के आसपास मगध पर आक्रमण कर दिया था। और इस आक्रमण को विफल करने के लिए कुमारगुप्त ने क्या किया था कि अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था और स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र जाति के जो लोग थे उन्हें मार के भगा दिया था। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको। 455 ईस्वी में कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई थी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि कुमारगुप्त की मृत्यु 455 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब पढ़ते हैं स्कंदगुप्त का इतिहास। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। देखिए, यहाँ पर 454 भी लिखा हुआ है इतिहासकारों ने और 466 भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने 455 से 467 ईस्वी के मध्य वाला जो शासनकाल है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। तो चलिए अब यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक अभिलेख है जिसे केहोम अभिलेख कहा जाता है। उस केहोम अभिलेख में लिखा है कि स्कंदगुप्त ने सक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? केहोम अभिलेख में लिखा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है।
गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही करवाया गया था। देखिए, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में करवाया गया था। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में मध्य एशिया के हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था और गुप्त साम्राज्य के कुछ भागों पर अधिकार भी कर लिया था, परंतु स्कंदगुप्त ने कुछ हूण राजाओं को पराजित कर दिया था। तो अब यहाँ पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो गुप्त साम्राज्य था वो काफी लंबा था। यहाँ से आधुनिक जो पाकिस्तान है वहां तक फैला हुआ था गुप्त साम्राज्य। लेकिन जब हूणों ने आक्रमण किया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया था वो सारा का सारा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था और कुछ हूण राजा तो भारत तक आ गए थे, यानी कि मगध के आसपास तक आ गए थे। तो जो राजा मगध के आसपास तक आ गए थे उनको स्कंदगुप्त ने खदेड़ के वापस पाकिस्तान की तरफ उन्हें धकेल दिया था। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। हूणों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि हूण राजाओं को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने क्या किया था कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी स्तंभलेख और गुजरात के जूनागढ़ में स्थित अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूण राजाओं को पराजित किया था। तो देखो, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी दो अभिलेखों में मिलती है। एक भीतरी स्तंभलेख है जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है, और दूसरा अभिलेख है जूनागढ़ में एक अभिलेख है, और जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में है। तो वहां पे एक अभिलेख है, तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि स्कंदगुप्त ने हूण राजाओं को पराजित किया था। तो इसकी जानकारी इन दो अभिलेखों में मिलती है। स्कंदगुप्त ने चीन के सांग वंशीय राजा के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब कुषाण वंश के जो राजा, प्रसिद्ध राजा थे कनिष्क का जब शासन काल था तो कनिष्क ने क्या किया था कि चाइना तक उनका वो साम्राज्य फैला हुआ था। तो चाइना से उस समय बहुत अच्छे संबंध थे, काफी सारे यात्री आते थे भारत में बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए चाइना से उस समय बहुत अच्छे संबंध थे, और ये कब तक चले? हर्षवर्धन के शासन काल तक चले, कि यानी कि वैनसोंग आया था जब चाइना से, तब तक ये अच्छे संबंध चले। इसके बाद ये संबंध आज तक खराब ही है। तो यहाँ पर सांग वंशीय राजा के दरबार में स्कंदगुप्त ने अपना एक राजदूत भेजा था। तो ये यहाँ पे जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई थी। कुछ इतिहासकारों ने 467 की जगह 466 ईस्वी लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे 467 ईस्वी लिखा है, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार जिस चीज का समर्थन करते हैं मैं वही लिखता हूँ। तो ज्यादातर इतिहासकारों ने यही माना है कि 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई थी, तो मैंने 467 ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है बस। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश में जितने भी राजा हुए उनका इतिहास क्रम से नहीं लिखा गया है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने सारनाथ लेख में जो वंशावली बताई गई है उसके अनुसार अंतिम गुप्त राजाओं का इतिहास लिखा है, परंतु कुछ इतिहासकारों ने नालंदा लेख में बताई गई वंशावली के अनुसार गुप्त वंश के अंतिम राजाओं का इतिहास लिखा हुआ है। इसीलिए स्कंदगुप्त के बाद कौन सा राजा पहले हुआ इसकी सही जानकारी किसी भी इतिहासकार के पास नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कुछ इतिहासकारों ने सारनाथ लेख में जो गुप्त राजाओं की वंशावली बताई गई है उसके अनुसार अपना इतिहास लिखा हुआ है। तो कुछ इतिहासकारों ने नालंदा लेख में जो वंशावली बताई गई है उसके अनुसार अपना इतिहास लिखा हुआ है, और दोनों में ही जो अंतिम गुप्त राजा थे उनका इतिहास अलग अलग है। तो यहाँ पर ये अलग अलग क्यों हो जाता है? तो सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, स्कंदगुप्त के शासन काल में क्या हुआ था कि गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बट गया था। पहला मगध, दूसरा बंगाल और तीसरा मालवा। तो ये 3 भागों में बट गया था और तीनों जगह अलग अलग राजा शासन करते थे, और तीनों राजा अपने को वास्तविक उत्तराधिकारी मानते थे गुप्त वंश का। तो इसीलिए उन्होंने अपने लेख लिखवाए और उन्होंने अपने अपने जो नाम लिखवाए। इसीलिए इतिहासकारों ने क्या किया है
किसी ने नालंदा को समर्थन किया है तो किसी ने सारनाथ लेख को समर्थन किया है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे का जो मैं इतिहास आपको पढ़ाऊंगा उसमें हो सकता है आप किसी अन्य बुक से पढ़ें, उसमें आगे पीछे नाम लिखे हुए मिलेंगे और कुछ नहीं है, लेकिन इतिहास आपको वही मिलेगा। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पुरुगुप्त के बारे में, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त राजा हुए। पुरुगुप्त का जो शासनकाल माना जाता है 467 से 472 ईस्वी के मध्य में माना जाता है, लेकिन इतिहासकार पुरुगुप्त का जो शासनकाल है वो लिखते नहीं है, क्योंकि कोई इतिहासकार 467 से 476 लिखता है तो कोई इतिहासकार 467 से 469 लिखता है, लेकिन जो वास्तविक था वो 467 से 472 ईस्वी के मध्य में था, क्योंकि 5 साल इन्होंने शासन किया था पुरुगुप्त ने, तो इसीलिए यहां से ये 5 साल हो जाते हैं, तो इनका 472 में खत्म हो गया था शासनकाल। पुरुगुप्त स्कंदगुप्त के सौतेले भाई और उत्तराधिकारी थे। ये आपको याद रखना है कि ये स्कंदगुप्त के सौतेले भाई थे पुरुगुप्त। पुरुगुप्त की माता का नाम अनंत देवी था, जो कि सारनाथ लेख में लिखा हुआ है, तो वैसा ही इतिहासकारों ने यहाँ पे लिख दिया है अनंत देवी। पुरुगुप्त ने श्री विक्रम की उपाधि धारण की थी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पुरुगुप्त ने श्री विक्रम की उपाधि धारण की थी। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि पुरुगुप्त का शासनकाल केवल 5 वर्ष का था और उसमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई जिसे इतिहासकारों ने महत्व दिया हो, तो इसीलिए यहाँ पे जितना मैंने हाईलाइट किया है इसको बस आपको याद रखना है। पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय राजा बने थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि कुछ इतिहासकारों ने यहाँ पर बुद्धगुप्त को लिखा हुआ है। पुरुगुप्त के बाद वो सीधा बुद्धगुप्त या फिर भानुगुप्त का नाम लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुमारगुप्त द्वितीय राजा बने थे और कुमारगुप्त द्वितीय का शासनकाल 472 से 476 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ से कुमारगुप्त द्वितीय का एक लेख प्राप्त हुआ था, जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा के नीचे लिखा हुआ था, तो उसी से कुमारगुप्त द्वितीय के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। तो ये तो था पार्ट 3 गुप्त वंश का। पार्ट 4 बहुत जल्द आपको मिलेगा और उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कुमारगुप्त के बाद कौन कौन से राजा बने और उनके शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ। गुप्त वंश की संस्कृति, प्रशासन, सभी के बारे में मैं पार्ट 4 में चर्चा करने वाला हूं, तो वो वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।